गुड मॉर्निंग एवरीवन। अबे तन्मय, क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें होमवर्क दिया था ना, मैग्नेटिक फील्ड में। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 से होमवर्क दिया था। प्राइवेट चैट नहीं करो ना, मैं देख नहीं रहा हूँ। मुझे अलग मोबाइल पे चैट में देख रहा हूँ। इलुस्ट्रेशन 9 दिया था, और 9 के पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैविटी। हाँ, पार्ट डी। ये 2 दिया था, और होमवर्क नहीं दिया था इंटेक्स से। 4-5 दिए थे, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले डी वाला पार्ट जो है, कैविटी के अंदर फील्ड फाइंड करना। तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग सिलेंडर दिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पॉइंट सेंटर पे होना चाहिए। इसमें देखो, एक हमने इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर सिलेंडर ले लिया ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर, जिससे हमने मान लिया कि कुछ करंट बाहर को आ रही है ना। इसके प्लेन में ये सॉलिड सिलेंडर है, और करंट इसमें बाहर को आ रही है। 1 मिनट होल्ड करना है। तो देखो ये इसमें करंट बाहर को आ रही है सिलेंडर में, ये सॉलिड सिलेंडर है। और यहाँ पर फिर कोई कैविटी ले ली गई। कैविटी कितने डिस्टेंस पे ली गई है, कुछ पॉइंट पी पे ली गई है। यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंड्रिकल कैविटी है, और वो भी क्या है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना। कैविटी भी सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है। टॉप व्यू का डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना, टॉप व्यू का। थोड़ा कैविटी और बड़ा ही बनाता हूँ, समझने में आसानी होगा। इसके सेंटर को C1 बोल रहे हैं, इसके सेंटर को C2। इसका रेडियस कुछ R1 लिया गया है, इसका रेडियस कुछ R2 लिया गया है। और इसके अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया गया है। इस पॉइंट P पे हमें निकालना है B की वैल्यू कितनी होगी। हमें देखो ये पता है कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर B का फॉर्मूला निकालना, वेक्टर फॉर्म में पता है ना। हमें पता है B इक्वल टू क्या होता है, μ0/2 J क्रॉस R।
अच्छा, वो R1 R2 वेक्टर लिए गए, ओके। तो इनको हम लोग रेडियस लिख लेते हैं ना, ये मान लो इसका रेडियस कुछ R1 रहा होगा, इसका रेडियस कुछ कैपिटल R2 रहा होगा। वेरी गुड राज। पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को R1 बोला गया यहां से, और इधर वाले के पोजीशन वेक्टर को R2 बोला गया। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब सिलेंडर में कोई कैविटी नहीं हो ना। ये वाला फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब सिलेंडर में कैविटी नहीं हो। यहाँ देखो इस वाले पार्ट में करंट बाहर को आ रही है और करंट डेंसिटी हमें J दी हुई है। तो अगर हम कैविटी वाले पार्ट में मान लें कि करंट बाहर को भी आ रही है और अंदर को भी जा रही है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर में करंट बाहर आ रही है और इस सिलेंडर में करंट अंदर जा रही है ना। ऐसे हम दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन लेकर के सोच सकते हैं। तो जहां पर करंट अंदर और बाहर दोनों जगह है, वहां पे नेट करंट कितनी हो जाएगी, 0 ना। वहां पे नेट करंट डेंसिटी 0 आ जाएगी। ये बात सबको समझ आ रही है। हमने कैविटी वाले पार्ट में भी करंट बाहर को मान लिया, तो फिर ये पूरे पार्ट में करंट बाहर को हम ले सकते हैं ना। और कैविटी वाले पार्ट में अंदर को भी है, तो नेट कैविटी वाले पार्ट में नेट करंट 0 हो गई। अब हम लोग केवल पॉइंट P पे अगर हम लोग पूरे सिलेंडर के वजह से लगाएं, इस पूरे सिलेंडर के वजह से अगर हम पॉइंट P पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये C1 है ना, नेट B जो आएगा वो होगा B पूरे सिलेंडर के वजह से प्लस जो ये कैविटी में करंट है उसके वजह से B, पूरे सिलेंडर वाले की वजह से B कितना आ रहा होगा, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C1P ना। C1P को R1 वेक्टर बोला गया है, प्लस इतने पार्ट की वजह से कितना आ रहा होगा, म्यू नॉट बाई 2 J दोनों जगह सेम है। ये इसके अंदर पॉइंट P है ना, तो जब हम इस सिलेंडर की वजह से लिखेंगे तो इसका रेडियस वेक्टर लेंगे, तो ये हो जाएगा J क्रॉस C2P ना। और यहाँ पे अगर हमने इसके वाले J को प्लस बोला है तो इसके वाले J को क्या बोलना चाहिए, माइनस ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आगे लगा देंगे ना। अगर हमने इसके वाले J को प्लस में बोल रहे हैं तो दूसरे वाले के J को माइनस में बोलना पड़ेगा ना, अपोजिट में डायरेक्शन है। अब इनका हम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 J क्रॉस J बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा C1P माइनस C2P। अब देखो C2P ऐसे है, तो अगर हम ये माइनस को अंदर कर दे तो इसको हम बोल सकते हैं PC2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं J नॉट बाई 2 J क्रॉस C1P प्लस PC2। यहाँ पे अगर C2P इधर है तो PC2 अपोजिट में होगा ना, तो माइनस C2P को क्या लिख सकते हैं, PC2। ये समझ आया क्या किया यहाँ पर। C2P इज इक्वल टू माइनस PC2 है। अब अगर हम वेक्टर लॉ से सोचें तो C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर मिलके क्या होगा, C1C2 वेक्टर ना। ट्रायंगल लॉ से C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर मिलके बराबर हो जाएगा C1C2 वेक्टर। तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C1C2 वेक्टर। मतलब जो कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, अगर कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, सॉरी कैविटी नहीं होता सिलेंडर में, तो उसके सेंटर पे जो आता है कैविटी के सेंटर पे बी, वही वाला हमें हर पॉइंट पे लेना है ना। ये बी जो है ये यूनिफॉर्म है। वैसे ही सब कुछ सेम हुआ है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था सिलेंड्रिकल कैविटी में। अगर यहाँ कैविटी नहीं होता तो आप इसके सेंटर पे जो बी लिखते हो वही बी आपको यहाँ हर पॉइंट पे लिख देना है। समझ रहे हो सब लोग।
नोट कर लो जल्दी। हाँ श्रेया, फर्स्ट से स्लाइड है ये जो लास्ट टाइम बोला था वही डिस्कस कर रहे थे। फिर इलस्ट्रेशन 9 था, ये भी आपको अपने क्लास वर्क की कॉपी में लिखना था कि दो लॉन्ग सिलेंडर लिए गए हैं जिनका हम टॉप व्यू का डायग्राम बनाए हुए हैं। स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना दो सिलेंडर। एक में करंट बाहर को आ रही है और एक में करंट अंदर को जा रही है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे हमें यहाँ पे बी की वैल्यू बतानी है। नहीं, इसका मान लिया गया सेंटर C1 है, इसका सेंटर मान लिया गया C2 है, ये मान लो पॉइंट P है। तो फिर से हमें ऐसे ही पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो हम फिर वैसे ही सोचेंगे, एक तो इस वाले सिलेंडर की वजह से यहाँ लिखेंगे, इस वाले सिलेंडर की वजह से यहाँ लिखेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करेंगे तो नेट बी हो जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R। R क्या हो जाएगा C1P वेक्टर ना, ये C1P वेक्टर हो गया। अब अगर हमने इस वाले J को प्लस J बोला है तो इस वाले J को माइनस J बोलेंगे ना, प्लस म्यू नॉट बाई 2 माइनस J क्रॉस C2P वेक्टर। कोई भी सिलेंडर के वजह से उसके अंदर किसी पॉइंट पे बी निकालना है तो क्या करेंगे, J क्रॉस R लगा देंगे, R सेंटर से लेते हैं ना, तो ये C2P वेक्टर। तो अब देखो यहाँ पर माइनस को हम इसके साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा PC2 वेक्टर म्यू नॉट बाई 2, ये सेकेंड है भाई, J क्रॉस C1P वेक्टर। माइनस को हमने इसके साथ किया है तो ये हो जाएगा PC2 वेक्टर। अब फिर से वही आ जाएगा C1V वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर मिलके क्या हो जाएगा C1C2 वेक्टर। तो B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C1C2 वेक्टर। इसका मतलब ये जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहां हर पॉइंट पे जो B की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है ना, वो P के लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो C1C2 वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। लगा सकते हो राज, किसी भी जगह लगा सकते हो, बस उस सेगमेंट में करंट
कंटिन्यूअसली फ्लो होनी चाहिए, स्टेडी करंट होनी चाहिए। ये नोट कर लो, फिर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ, 1 मिनट को। हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये नोट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी। जिनका आप छूट गया है वो वीडियो में देख लेना ना। चलो अब देखो इधर, देखो ये जो एम्पियर्स लॉ लगाने में हमारा कंडीशन है, वो आपको जैसे मैंने बोला एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें कॉन्स्टेंटली आई करंट जा रही है, फिर हमने यहाँ पे कोई लूप लिया ऐसे, और इसके लिए हमने एम्पियर्स लॉ लगाया। जल्दी करो अजीम। अब इस पे हम लोग डीएल डीएल ले रहे हैं और ऐसे स्क्रीनशॉट लगा वो, ऐसे हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये करंट कांस्टेंट कैसे है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से जाकर के कोई सर्किट बैटरी से कनेक्टेड होगा, फिर घूम के ऐसे आया होगा ना, तो कांस्टेंट करंट का फ्लो हो रहा है ना। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये इनफाइनिटी पे पूरा सर्किट ऐसे घूम के आ रहा है, कोई बैटरी से लगा होगा और फिर इन ऐसे वापस आ रहा होगा पूरा ये। अब देखो ये वायर इन्फिनिटी पर है, ये वायर इन्फिनिटी पे, ये वायर इन्फिनिटी पे, तो इन सब की वजह से यहाँ पे कोई बी आ पाएगा? जब ये इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ के पे जो बी है वो केवल किसकी वजह से, इसकी वजह से है। तो हम बी का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि किधर है, नेट बी का डायरेक्शन इन सब की वजह से नहीं है ना, ये इनफाइनाइट से सब पूरा घूम के आ रहा है, करंट यहाँ पे स्टेडी है। तो जब आपको बी का डायरेक्शन समझ आया, तो जब आपने एम्पियर्स लॉ यहाँ पे लगाया, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, तो आप बी को कॉमन कर पाए, क्योंकि आपको बी का डायरेक्शन समझ आ रहा था कि बी डॉट डीएल बी डीएल बन रहा है, और फिर सॉल्व कर लिया। अब मान लो कोई यहाँ पे इनफाइनाइट वायर ना ले, फाइनाइट वायर ले, और फिर उसने ऐसे सर्किट लिया, करंट का डायरेक्शन यहाँ बैटरी को उल्टा बनाना पड़ेगा। करंट मैंने यहाँ ऐसे दिखाया है ना, तो मतलब बैटरी ऐसे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही कर देता हूँ, डायरेक्शन सेम। अब इसमें देखो ऐसे आई करंट जा रही है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे लूप लेता हूं, तो इस लूप के लिए एम्पियर लॉ, तो यहां तक तो स्टेटमेंट सही है कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो बराबर होगा म्यू नॉट आई। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको पता है यहाँ पे बी का डायरेक्शन किधर है? क्योंकि बी इस वायर के वजह से भी है, इस वायर की वजह से भी है, इस वायर की वजह से भी है, इस वायर की वजह से भी है। तो आप क्या निकाल पाओगे यहाँ पे बी का डायरेक्शन किधर है? समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जब आपको बी का डायरेक्शन ही नहीं समझ आएगा, तो आप बी डॉट डीएल को आगे सॉल्व कैसे करोगे? तो बस आप इतना ही लिख पाओगे फिर यहाँ पर। एक फाइनाइट वायर का मतलब सर्किट तो कंप्लीट करोगे ना, बाकी पार्ट तो होंगे ना वहां पर फाइनाइट वायर में। इनफाइनाइट वायर में बाकी पार्ट इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, बट फाइनाइट में बाकी पार्ट भी वहां पे रहेंगे ना। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
यहाँ पे देखो एम्पियर लॉ में जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल में बी होता है, ये नेट बी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना ना। ये ऐसा नहीं है कि जो वहां पे, राज बेटा अनम्यूट करो जरा। हाँ सर बोलो। अब हेलो। देखो मेरी सब लोग डाउट सुनो राज का। ये एक फाइनाइट वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और इसके वजह से हमें यहाँ पे बी निकालना है। तो हाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लूप लेंगे और इसके लिए एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। तो हाँ। एम्पियर लॉ जब लगाने जाओगे तो ये आई करंट कैसे आ रही है, आई करंट ये तो कांस्टेंट होनी चाहिए एम्पियर लॉ के लिए। एक बस हाँ। हमने ऐसे वायर ले ली, तो ऐसा कैसे जादू होगा कि इसमें करंट कांस्टेंट बनी रहेगी। ये अच्छा, आर कहाँ जा रही है। रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए। अरे मालिक, मैं तुमको अच्छा बोल अच्छा, हाँ समझ कैसे गया, आप बस बोल वायर रहे हो ले कि लिया, करंट आई जा रही है तो मान लोगे तुम करंट आई है। अरे भाई सर्किट तो कंप्लीट करोगे ही ना, भले ही मैं। नहीं नहीं सर, वो फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो सुपर इम्पोज हो सकती है, तो सिर्फ इस वायर के लिए निकाल लो और फिर वो वहां पे ज्वाइन अब कर मैं दो। आपको यही बता रहा हूँ कि जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल में बी होता है, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, समझा समझा समझा। तो अगर आप करंट कांस्टेंट करोगे तो आपको बाकी चीजों का भी लिखना पड़ेगा वहां पर। जैसे वो गॉस थ्योरम में होता था ना, इंटीग्रल ई डॉट डी ए में ई क्या होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा थोड़ी है जो अंदर चार्ज होते थे केवल उनके वजह से होता था ना, ऐसा नहीं है ना, नेट होता है। ये लिख लेना भाई, ये लिखाना रह गया इस बार। इंटीग्रल बी डॉट डीएल में बी लिख लेना। बी क्या है, बी ड्यू टू ऑल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द प्रेजेंट करंट। वो करंट हो सकता है लूप के अंदर हो या लूप के बाहर हो। जो जो हमने गॉस थ्योरम में किया था इस टाइप के पॉइंट, वो सब यहाँ पे भी वैलिड है। एम्पियर लॉ में जाके सब लोग लिख लो एक ये लाइन एक कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई में बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट। एक मिनट होल्ड। यहाँ पे देखो बी ड्यू टू ऑल करंट बोल रहे हैं। करंट मे बी इनसाइड और आउटसाइड लूप। ठीक है, समझ लो। सर वो करंट में भी इनसाइड आउटसाइड लूप, मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना, वो म्यू नॉट आई में तो अंदर वाली डालनी है ना सर। हाँ, यहाँ पे ये आए तो जो होगा, ये मैंने यहाँ पे क्या बोला, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट। ऑल करंट मतलब कौन सी करंट,
तो वो लिखा है। अच्छा समझा। ना ये वाला आई कौन सा है? नेट करंट इनक्लोज्ड। आई यहाँ पे ये वाला नेट करंट इनक्लोज्ड है ना। फिर देखो एक चीज, जैसे हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा कि लूप के हर पॉइंट पे बी 0 है, या फिर नेट करंट इनक्लोज 0 है। ये क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि बी 0 एट ऑल पॉइंट ऑफ लूप? ये नहीं बता रहा है कि बी ऑल पॉइंट पे 0 है ना, ये बता रहा है कि वहां पे अंदर नेट करंट जो इनक्लोज्ड है वो 0 है। समझो ना, कोई हमने लूप लिया और करंट यहाँ पे जा रही है, तो हम अब इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बी आएगा, लेकिन सबका बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके हर पॉइंट पे बी 0 था, और 0 अगर ये भी नहीं होता तो बी 0 होता। तो हम ये मस्ट नहीं बोल सकते, मे बोल सकते हैं, मे 0 मे नॉट बी। श्यामल चवन क्या मचाए पड़े हो, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। इफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज 0, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? देन बी मे और मे नॉट बी 0। ये बर्तन धोते धोते पढ़ रहा है, वहीं पर रख के मोबाइल लग रहा है। ये समझो ना, हो सकता है वहां पे करंट होगी तो बी 0 नहीं होगा, लेकिन करंट हुई नहीं, बस एक आपने लूप लिया, कोई करंट है ही नहीं है, तो यहाँ पे बी 0 मिलेगा। तो इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल 0 होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटीग्रल बी डॉट डीएल में बी सब करंट के वजह से होता है ना, वो चाहे बाहर हो या अंदर हो, लेकिन उसकी वैल्यू फाइनल किस किस पे डिपेंड करती है? फाइनल म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज पे करती है। ये सबको समझ आ रहा है? पीछे हमने जो बी ड्यू टू फाइनाइट वायर लिखा था, उसमें बाकी पार्ट भी वहां का सर्किट का प्रेजेंट रहा होगा ना, जो हमने बनाया नहीं था, क्योंकि ऐसे एक फाइनाइट वायर में करंट कैसे पॉसिबल हो पाएगी? स्टेडी करंट तो नहीं पॉसिबल होगी ना, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्टेडी करंट नहीं पॉसिबल होगी। अगर करंट जाएगी तो फिर लौट के आनी चाहिए ना, तभी ना स्टेडी करंट बन पाएगी वहां पर। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो फाइनाइट वायर के लिए आप ये लगा सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, तो कर पाओगे जा करके। अगर आप ऐसे मटेरियल का बनाओगे तो फिर म्यू नॉट 0 कर दोगे, मीडियम का म्यू नॉट 0, तो फिर इसके वजह से भी तो नहीं आ पाएगा। भंडाई फालतू के दिमाग मत लगा यार। हमें मीडियम जिस पॉइंट पे बी निकालना है उस पॉइंट का सर वो चाहिए होता है ना, परमिएबिलिटी। सर सर हाँ, अगर ये सर्किट पे डिपेंड कर रहा है तो जैसे जैसे मैं वो वायर्स को हिलाऊंगा वैसे वैसे वो बदलना चाहिए ना, पर ये तो फिक्स्ड है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो तो फिर वो बदल रहा क्यों नहीं है एक्चुअल फॉर्मेट अपना? अरे एक्चुअल फॉर्मूले में जब आपका ये वाला आई की वैल्यू कुछ दी हुई है तो उस इंस्टेंट के लिए दी हुई है ना। हाँ। जब आई चेंज करोगे तो बी भी चेंज हो जाएगा। नहीं आई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वो ज्योमेट्री चेंज कर रहा हूँ थोड़ा।
हाँ तो ज्योमेट्री चेंज करोगे तो कहीं से मान लो बी बढ़ा दूसरी जगह से कम होगा, फाइनल एक्सप्रेशन सेम बना रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, समझा समझा समझा। ये सब डाउट तुम लोगों ने अच्छे पूछे, ये डाउट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूछो तुम लोग। और अगर कहीं पर बी जीरो है लूप के हर पॉइंट पर, अगर बी जीरो है लूप के हर पॉइंट पे, तो ये इंप्लाई करता है कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल वहां पर फिर जीरो होगा, है कि नहीं? ये एम्प्लाई करता है, बट ये एम्प्लाई नहीं करता। नहीं, वो वापस आने में मस्ट नहीं लगाओगे, मे लगाओगे। बट अगर ऐसा है तो ये मस्ट होगा। अगर बी जीरो देन इंटीग्रल बी डॉट डीएल मस्ट बी जीरो। हो गया नोट? नमन देखो, यहाँ पे मैंने ये दो केस लिए हैं, एक में करंट बाहर ली हुई है, एक लूप लिया है। एक में लूप है, कोई करंट है ही नहीं आसपास। अब इसमें करंट बाहर है इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो आ रहा है। यहाँ पर बाहर करंट है ही नहीं है, तो बी यहाँ पे है ही नहीं है, तो भी इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो आ रहा है। इंटीग्रल बी डॉट डी एल दो केस में जीरो है, एक तो अगर बी जीरो इसलिए, या फिर करंट बाहर हो इसलिए। में केवले म्यूट रखो भाई, सब थोड़ी थोड़ी देर पे तरह तरह की आवाजें सुना रहे हो। इसका कन्वर्स ना, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, अगर बी जीरो है तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल मस्ट बी जीरो, बट उसके रिवर्स में मे भी लिखेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देन बी मे और मे नॉट बी जीरो। नहीं, ये कन्वर्स ही उसका लिखा हुआ है यहाँ पर। सबको समझ आया ना? इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो होने के दो कंडीशन है, एक तो करंट बाहर हो तब जीरो हो जाएगा, या करंट हो ही नहीं वहां पर। दोनों केस में जीरो होगा। अगर करंट है तो बी होगा, लेकिन फिर भी ये जीरो मिलेगा। और अगर करंट है ही नहीं है आसपास तो बी भी जीरो होगा। तो इसका मतलब बी डॉट डी एल जीरो होने पर दो चीजें मिल रही हैं, या तो वहां पे बी हो सकता है या बी हो ही नहीं सकता, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। बट करंट जीरो है ये पक्का है, अंदर करंट इनक्लोज जीरो है। आदित्य ये वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना? इंसुलेट करने का मतलब क्या हुआ? इंसुलेट करने से क्या हो जाएगा? हमें मीडियम में देखना पड़ता है ना, जिस पॉइंट पे बी निकालना है वहां का परमेबिलिटी क्या है। हाँ आएगा आएगा, वायर की वजह से बी आएगा। अभी आप देखो, मीडियम पे कोई दिमाग मत लगाओ, मीडियम के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ABCD जबरदस्ती के डाउट पूछ रहे हो। मीडियम पढ़ाया जाएगा आगे, तब डाउट पूछना। अभी बस फ्री स्पेस लेके करते जाओ। अभी डाउट सोचोगे तो केवल कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। मैं बोल रहा हूँ डाउट मत पूछ, तू फिर डाउट पूछ रहा है। फिर सोच डाउट पूछ पूछ के खुद ही।
मैं नहीं बता रहा डाउट। मीडियम से रिलेटेड कोई भी डाउट मीडियम पढ़ाने के बाद ही कंसीडर किया जाएगा। अभी डाउट पूछना मतलब अपने लिए डाउट क्रिएट करना। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बी एम्पियर्स लॉ के 3 एप्लीकेशन और रह गए हैं। बी ड्यू टू इनफाइनाइट हीट निकालना, बी ड्यू टू सोलेनॉइड निकालना और बी ड्यू टू टोरॉइड निकालना। 3 और रह गया, वो कर लेते हैं, फिर ये एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं 4th एप्लीकेशन। 3 पहले कर चुके हैं, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। 3 हम लोग कर चुके हैं ना। चौथा एप्लीकेशन अब देख रहे हैं बी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट मतलब मान लो कोई ये शीट हमने ली हुई है जो इनफाइनाइट तक जा रही है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अब देखो ये इनफाइनाइट तक अगर है तो इसमें करंट जो टोटल जा रही होगी वो भी इनफाइनाइट होगी। तो अब हम लोग करंट, टोटल करंट के टर्म में बात नहीं करेंगे। अगर ये इनफाइनाइट तक पूरी शीट जा रही है ना, इसकी ये जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो टोटल करंट भी आप डी आई भी लोगे तो पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम यहाँ पे करंट पर यूनिट लेंथ के टर्म में बात करते हैं। मान लो ये पूरी एल लेंथ जो कि बहुत बड़ी है, उससे टोटल आई करंट जा रही है, या इस पे हमने एक छोटी सी एल लेंथ ले ली और इतने पार्ट से टोटल आई करंट जा रही है, तो आई बाय एल को हम बोलेंगे करंट पर यूनिट लेंथ ना, लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ। अब देखो अगर हम लोग इसको टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, करंट ऐसे बाहर आती दिख रही होगी ना, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है एकदम सीट की। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहां से करंट बाहर आती दिखेगी ना। तो टॉप व्यू का अगर हम डायग्राम बनाएं, ये जो एल है ये इनफाइनाइट है ना। अब इनफाइनाइट कुछ ना कुछ तो फाइनाइट बना के दिखाना पड़ेगा। इनफाइनाइट को ये पूरी जा रही है सीट, और यहाँ पे हम टॉप व्यू बना रहे हैं, बाहर को करंट आ रही है हर जगह से। पर यूनिट लेंथ कितनी करंट बाहर आ रही है, लैम्डा ना। तो कोई भी एल लेंथ की करंट चाहिए होगी तो हम लैम्डा इंटू एल कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि बी का डायरेक्शन किधर है। यहाँ पे बी किधर बोलोगे, इस पॉइंट पे बी, इस पॉइंट पे बी अगर हमें निकालना है तो बी का डायरेक्शन किधर बोलोगे। एम्पियर लॉ देखो तभी लगा पाओगे जब आप इंटीग्रल बी डॉट डीएल सॉल्व कर पाओ। अब बी का डायरेक्शन समझ आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर वहां पे लूप लेंगे ना, डीएल उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मान लो मुझे इस पॉइंट पे अगर बी निकालना है तो मैं क्या सोचूंगा, मान लो मैं इस यहां से निकाल रहा हूं तो मैं इधर एक्स डिस्टेंस पे चला जाऊंगा और इधर एक्स डिस्टेंस पे चला जाऊंगा, और एक डीएक्स लेंथ का एक वायर ले लूंगा, इधर भी डीएक्स लेंथ का, इधर भी डीएक्स लेंथ का। तो दोनों डीएक्स लेंथ से सेम करंट पास होगी ना। लैम्डा डीएक्स इससे भी करंट पास हो रही है, लैम्डा डीएक्स इससे भी, दोनों से बाहर को करंट जा रही है। तो इस डीएक्स लेंथ के वायर की वजह से यहाँ पे बी का डायरेक्शन किधर आ रहा होगा, करंट यहाँ बाहर है, तो यहाँ पे थंब रखो इस जगह पर और ऐसे फिंगर कर्ल करो। करंट बाहर है ना, फिंगर ऐसे कर्ल हो रही होगी। इस पॉइंट पे थंब रखो राइट हैंड का बाहर को, और ऐसे फिंगर कर्ल करोगे तो बी इधर को जा रहा होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। सेम वे में यहाँ पे थंब रखो बाहर को, और करंट बाहर है ना इसलिए बाहर को थंब रखना है, और फिर फिंगर कर्ल करो तो अभी फिंगर ऐसे कर्ल हो रही होगी। जब फिंगर ऐसे कर्ल होगी तो यहाँ पर ये जो रेडियस होगा इससे ऐसे जा रहा होगा कुछ। तो आप इन दोनों बी के कंपोनेंट निकालोगे तो ये ऊपर वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, सबका केवल ये वाला कंपोनेंट बचेगा। समझ आ रहा है मैं कुछ क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे एक तो सर्कल ऐसा बन रहा होगा कुछ, और एक इसको लेकर के सर्कल बन रहा होगा।
तो ये जो टेंजेंट हमने दोनों में ड्रॉ किए, तो ये टेंजेंट थोड़ा तो इन दोनों के बी जो होंगे, ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, इधर वाले इधर आ रहे होंगे। और अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड क्या हो रहा होगा, जैसे इसका भी ऐसे आ रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और इसका भी ऐसे जा रहा था, तो इधर को ऊपर नीचे के कंपोनेंट कटेंगे, इधर को भी आ जाएगा। मतलब इनफाइनाइट सीट के पास में बी का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, पैरेलल टू सीट दिख रहा है। यहाँ फाइनल बी कैसा दिख रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ऐसा आया फाइनल बी ना। यहाँ पे हमने dx दो लेंथ का किया, ऐसे आप हर जगह पे dx लेके सबका ऐड करोगे तो फाइनल सबका ऐसे ही आता जाएगा। तो आपको देखो, अब ये जैसे बी का डायरेक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे, इधर जब बाहर को करंट हो तो बाहर को थंब लो, और ऐसे फिंगर कर्ल करो, इधर फिंगर इधर जा रहा है तो इधर को पैरेलल बना दो, और फिर यहाँ पे आओगे तो ऐसे आ रहा होगा कर्ल होके, तो इधर को पैरेलल बना दो। अगर यहीं पर इन टू द प्लेन करंट होती तो थंब अंदर को होता, तो उस टाइम पे फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा होता। जब ऐसे कर्ल हो रहा होता तो हम बी कैसे दिखाते, इस साइड को रिवर्स में, इधर को ऐसे जा रहा होता, फिर इधर को घूम के ऐसे आ रहा होता। ये समझ आ रहा है डायरेक्शन बनाना। इनफाइनाइट सीट की वजह से हम डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, पैरेलल टू सीट, और राइट हैंड थंब रूल का यूज करके एक करंट की वजह से बी दिखाएंगे, उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ये इतना नोट करो, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। शिवम, कोई डाउट है क्या, हैंड रेज कर रखा तूने। अब हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं ना, कितनी है। मान लो हमने कोई इनफाइनाइट सीट लिया हुआ है, टूर बंद कर दिया क्या, फिंगर दब गया टूर में। नहीं, मैं आ रही थी तब तक आके जल्दी से घुसने के चक्कर में क्या हो गया। तन्मय, अब लास्ट स्लाइड तुम वीडियो में देख लेना। देखो इधर, अब हम लोग कोई मान लो इनफाइनाइट सीट का टॉप व्यू देख रहे हैं ना, मान लो इसमें करंट बाहर को आ रही है, हर जगह से करंट आएगी ना। अब इतने सर्कल नहीं बना सकता मैंने, ऐसे कुछ सर्कल बना दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस करंट के वजह से बी लिखना है, तो हम इस बाहर को थंब रखेंगे ना, यहाँ पे थंब बाहर को रखोगे राइट हैंड का, फिर फिंगर कर्ल करोगे, तो ऐसे फिंगर जा रहा होगा ना, तो इधर को ऐसे जा रहा है, तो इधर को पैरेलल बना दो। और यहाँ पे घूम के फिंगर इधर आ रहा होगा, तो यहाँ पे इधर को पैरेलल बना दो। ऐसे बी का डायरेक्शन है। तो अब हम इस बी के डायरेक्शन को देखते हुए यहाँ पे हम ऐसा कुछ एक लूप ले लेंगे, मान लो
हमने यहाँ पे एक ऐसा एम्पियर्स लूप ले लिया ना, ये मान लो हमारा ABCD ना, ये है पूरा लूप। अब इस लूप के लिए हम लोग एम्पियर लॉ लगा देंगे ना, तो अब हम इस लूप के लिए जब एम्पियर लॉ लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल B.dl। इंटीग्रल B.dl की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, अगर मैं इधर को dl ले रहा हूं तो dl के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करूंगा तो थंब किधर आ रहा होगा अभी ना, dl के डायरेक्शन में अगर मैं ऐसे राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करूंगा तो थंब बाहर आ रहा होगा ना, और ये करंट भी बाहर है, मतलब यहाँ जितनी भी करंट इनक्लोज्ड है उसको प्लस में लेना है ना, यहाँ करंट इनक्लोज को प्लस में लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज कितना आएगा, अगर मान लो ये मैंने एल लेंथ का लिया हुआ है तो लैम्डा इंटू एल लेंथ आएगा ना यहाँ पर। ये सबको क्लियर है, एम्पियर लॉ लगा दिया यहाँ पर। अब देखो ये जो पूरा लूप के लिए हमें लगाना है, इस लूप के लिए एम्पियर लॉ को हम ऐसे पार्ट पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, B.dl A से B के लिए प्लस B.dl B से C के लिए प्लस B.dl C से D के लिए प्लस B.dl। ये लूप यहाँ हटा दो ना, एक एक पार्ट पे कर रहे हैं, प्लस B.dl D से A के लिए, तो पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू बराबर आ जाएगी म्यू नॉट लैम्डा एल ना। पूरे लूप पे करना है तो हमने हर पार्ट का अलग अलग लिख लिया। अब इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी B.dl की, ये यहाँ पे हर पॉइंट ये सेम डिस्टेंस पे है ना सीट से, ए बी का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है ना सीट से, तो हर पॉइंट पे बी की वैल्यू सेम आएगी, और B.dl क्या हो जाएगा, ये लेंथ बी भी इधर है dl भी इधर है, तो B.dl होगा, और फिर लेंथ ये टोटल l है तो ये B इंटू एल हो जाएगा। ए बी के लिए B.dl की वैल्यू क्या होगी, B और dl सेम डायरेक्शन में है, तो B.dl को क्या लिखोगे, B.dl, फिर B कॉमन हो जाएगा, dl ऐड होकर के पूरा l आ जाएगा ना। ये बात समझ आई ए बी वाले पार्ट में। अब BC वाले पार्ट में देखो, BC वाले पार्ट में dl इधर जा रहा होगा ना, और B का डायरेक्शन तो यहाँ पे क्या है, या तो ऐसे है या फिर ऐसे है, तो B.dl पूरे BC पार्ट में क्या हो रहा होगा, जीरो ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना B और dl के बीच में, तो ये जीरो हो गया। फिर CD वाले पार्ट में देखो, CD वाले पार्ट में अब आप इधर आ रहे हो, dl इधर है अभी, और B भी इधर है ना, B.dl सेम डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B इंटू एल, समझो ना CD वाले पार्ट में। फिर DA वाले पार्ट में फिर से क्या है, dl ऐसे और B उससे 90 डिग्री पे है, तो ये वाला पार्ट फिर से जीरो हो जाएगा। समझ आया सबको, हमने पूरे ABCD के लिए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B निकाला। अब यहाँ पे L2B L इक्वल टू आया म्यू नॉट लैम्डा एल, तो L कट जाएगा, B इक्वल टू आया म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तो ये इनफाइनाइट सीट के वजह से B का फॉर्मूला है, ये वैसा ही फॉर्मूला है जैसे हमने चार्ज में देखा था। चार्ज में हम क्या देखते थे, अगर हम एक इनफाइनाइट सीट ले लें तो उसकी वजह से E कितना होता था, सिग्मा 1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला आया है, जब हमारे पास, यार म्यूट रखो, आवाज नहीं करो, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट आ जाए जिससे कुछ करंट जा रही है लैम्डा, वहां पे देखो हम लोग चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते थे, यहाँ चार्ज करंट डेंसिटी लैम्डा लेंगे ना, यहाँ पे लैम्डा क्या है, करंट डेंसिटी, और B इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा बाई 2, और एप्सिलॉन नॉट जहां पे भी आता है म्यू नॉट उसका रिवर्स होके आता है ना,
अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट ऊपर आएगा। तो ये हमारा वही फॉर्मूला आ जाता है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। ऐसे आप याद रख सकते हो ना। कुछ समझ आ रहा है? सिग्मा बाई 2 की जगह लैम्डा बाई 2 कर लेना है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट करना है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, वो नीचे आता है, और अगर वो नीचे आया है तो अब म्यू नॉट ऊपर आएगा ना। यहाँ पे करंट अगर ऊपर जा रही है तो इस साइड में बी आपको पैरेलल में दिख रहा होगा ऐसे उसके, और दूसरे साइड में ऐसे आता दिख रहा होगा। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? चले नेक्स्ट अब करें। अब बी ड्यू टू सोलेनॉइड हमें करना है। बी ड्यू टू सोलेनॉइड में लॉन्ग सोलेनॉइड ना, फाइनाइट सोलेनॉइड का नहीं निकाल पाएंगे, इनफाइनाइट का ही निकाल पाएंगे। पांचवा एप्लीकेशन, बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ये हमने कोई लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें करंट, ये वाली पार्ट मान लो करंट की बाहर आ रही है और ये वाली पार्ट अंदर को है। हाँ आदित्य, ये पहले हुआ था लेकिन वो हमने एक्सिस पे निकाला था ना, अभी हमें हर पॉइंट पे निकालना है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था हर पॉइंट पे यही होगा, अब हम लोग निकाल रहे हैं। पहले हमने फाइनाइट का निकाला था और उससे इनफाइनाइट का निकाला था, और जो भी निकाला था सब एक्सिस पे निकाला था। अब हम लोग बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड निकाल रहे हैं ना, बट हर पॉइंट पे निकालेंगे। और फाइनाइट का इससे नहीं निकाल सकते, बस लॉन्ग का ही निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम लोग इसके इस पार्ट और इस पार्ट का डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसे करंट घूम के बाहर आ रही है ना, और यहाँ पे अंदर जा रही है। तो आपको यहाँ पर सोलेनॉइड के बॉर्डर पे ऐसे दिख रहा होगा करंट बाहर आ रही है, और यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। ठीक है, और ये पूरा लॉन्ग है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। तो अब इसकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बी निकालूं तो बी का डायरेक्शन कैसा मिलना चाहिए? वैसे ही हम सोच सकते हैं जैसे इनफाइनाइट सीट का केस से चलता ना। यहाँ से आप इधर चले जाओ, dx लेन ले लो, इधर चले जाओ dx लेन ले लो, और उस यहाँ पे अब एक लूप बन रहा होगा, उसके वजह से यहाँ पे b लिखो, इस लूप के वजह से b लिखो ना। तो b का डायरेक्शन वैसे ही आएगा, फिर कट के ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे भी b ऐसे पैरेलल में ही आएगा, इनफाइनाइट सीट टाइप ही सोचेंगे।
अब देखो आप यहाँ का आप आराम से बी का डायरेक्शन लिख सकते हो, लूप है ना, यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो आप ऐसे राइट हैंड की फिंगर कर्ल करो, यहाँ से फिंगर बाहर लाओ, इधर को कर्ल करके अंदर ले जाओ, तो थंब इधर जा रहा होगा ना। थंब अगर इधर जा रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे बी ऐसे होगा, और ये घूम करके बाहर को बी जब जाएगा तो इधर जा रहा होगा, इधर ऐसे बी आ रहा होगा, घूम के फिर इधर को जा रहा होगा। नेट बी का डायरेक्शन दिखा रहा हूं ना मैं, नेट बी का डायरेक्शन दिखा रहा हूं। कोई भी एक लूप की वजह से उसके सेंटर पे बी लिख दो, एक लूप की वजह से सेंटर पे बी जब आप लिख लोगे तो यही बी क्या हो रहा होगा, इस साइड में घूम के ऐसे जा रहा होगा, इस साइड में घूम के ऐसे जा रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और बस वो पैरेलल हो गया, इसलिए हम लोग कर्व ना करके पैरेलल दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि अगर हमने एक सोलेनॉइड लिया, अभी तो हमने डायरेक्शन वाली बात समझी ना, अब हम लोग नेक्स्ट समझ रहे हैं। अब मैं यार थोड़े से ही बस सर्कल दिखा दे रहा हूं। देखो ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड है इसमें, और इसका रेडियस जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं कि रेडियस भी इनफाइनाइट ले रहे हैं ना, रेडियस फाइनाइट है, लेंथ इनफाइनाइट है। अब इसमें देखो जो भी बी होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएं तो बी अंदर कुछ ऐसे जा रहा होगा, और फिर वो लाइंस क्या होंगी, घूम करके वापस ऐसे आ रही होंगी हर तरफ से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब क्लोज लूप बनाती हैं, ऐसे हो रहा होगा ना, जो भी लाइंस यहां से आ रही होंगी घूम के सब वापस आएंगी ना। अब देखो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही हैं तो जो इतने से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो घूम के बाहर से आएगा तो यहाँ अगर मान लो 100 लाइन है एक बार के लिए, तो वो 100 लाइन पूरे फ्री स्पेस, ये इन्फिनिटी तक गया है, तो इस इन्फिनिटी से घूम के दूसरे इन्फिनिटी तक आएगा, तो पूरा रीजन में फैल गया ना, वो पूरे इनफाइनाइट रीजन में फैल गई वो 100 लाइन। तो उन लाइंस के बीच के जो गैप होगा वो कितना रह जाएगा, फिर उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। जब यहाँ पे ये एकदम क्लोज क्लोज थी लाइंस, लेकिन जब वो बाहर से घूम के आएंगी उतनी लाइंस पूरे इनफाइनाइट रीजन से, तो उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, लाइंस बहुत दूर दूर हो जाएंगी। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि बाहर का भी लगभग जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो ना, एकदम जीरो नहीं लेकिन लगभग जीरो। ठीक है, तो सोलेनॉइड में हमने पीछे पढ़ा है ना, जितनी लाइंस डेंसिटी हाई रहती है उतना ज्यादा ई या बी होता है ना, तो अंदर के साइड में सोलेनॉइड में बी रहेगा, लेकिन आउटसाइड में ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। ये बात समझ आई? जो भी इसके अंदर लाइंस होंगी उनको, अगर ये इनफाइनाइट है तो इस इनफाइनाइट से जाना है और घूम करके दूसरे इनफाइनाइट में आना है, तो बहुत बड़े रीजन में फैल गई ना लाइन सारी, तो उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि बाहर के साइड में बी फिर जीरो हो जाएगा। हाँ, फाइनाइट में नहीं होता ना ये, मैंने देखो किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए ना, फाइनाइट के लिए हम इससे निकाल ही नहीं सकते एम्पियर्स लॉ से। ठीक है, सबको क्लियर है? तो हमें अब एक तो डायरेक्शन निकालना आ गया सोलेनॉइड में, और ये जो बाहर का बी दिखाया है ये बी बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो है, ये बात समझ आ गई। डायरेक्शन के लिए आप ऐसे ही सोचो, यहां से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ की यहाँ पे कुछ रिंग्स ले लो, ना डीएक्स लेंथ का यहाँ पे एक रिंग ले लो, और उस रिंग की वजह से यहाँ पे बी लिखो, और इसकी वजह से बी लिखो, जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया है, इससे डीएक्स लेंथ इधर जाओ, डीएक्स लेंथ इधर जाओ, और सर्कल बनाओ, और उनका नेट बी निकालो। तो उसी टाइप से इसमें भी करोगे ना, जितनी इधर होंगी उतनी इधर होंगी, उनका नेट निकालोगे तो इधर आएगा।
और मतलब पैरेलल आएगा ना इसके। फिर आप क्या करो, एक लूप की वजह से बी लिखो यहाँ सेंटर पे, और सेंटर पे अगर इधर जा रहा है तो बाहर के साइड में घूम के उल्टा जा रहा होगा, तो बाहर का डायरेक्शन ऐसे दिखा दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने बी का डायरेक्शन लिखना समझ लिया सोलेनॉइड में, और बी की वैल्यू अंदर होगी बाहर नहीं होगी ये समझ लिया। अब हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं ना। मान लो हमने कोई लॉन्ग सोलेनॉइड लिया हुआ है। सर एक डाउट था, आपने जो समझाते ना इसे हैंड कर करके, तो उससे जीरो क्यों नहीं आ रहा है उस पॉइंट पे? किससे जीरो? बाहर? हाँ बाहर, जैसे वो ऐसे, वो पॉइंट, वो सर्कल है ना वहां पे रखे हैं। यहाँ पे जैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो वायर है ना, वायर के ऊपर वो जो सर्कल बनाते हो आप, थकते हो वो वाले। वायर के ऊपर सर्कल? हाँ इसके ऊपर वैसे मतलब वो वायर के नहीं यूज करते हो क्या आप, राइट हैंड थंब रूल? वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल? तो ये मतलब वो सर्कल बना बना के किया था पीछे वैसे। करंट बाहर आ रही है तो ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब वो पूरा बनेगा 3D में, पर फिर वो कैंसिल कैसे होगा, समझो ना एक बार। नहीं तो देखो ना, जैसे कि आप इधर वाला जो सर्कल होगा उसका भी ऐसे नीचे को आ रहा होगा, और इधर वाले हाँ सर्कल का भी ऊपर जा रहा होगा, तो नेट उन दोनों का ऐड होके इधर कुछ आ जा रहा है। तो हाँ। इसकी वजह से हुआ। फिर इसकी वजह से सोचो, इसकी वजह से होगा उल्टा जा रहा होगा सब कुछ, तो वो अच्छा, दोनों डिस्टेंस cancel- डिपेंडेंट नहीं है क्या फिर? नहीं ना, अच्छा हाँ समझ गया, कैंसिल हो गया, ओके समझे समझे, सॉरी सर। वो लगभग कैंसिल होगा ना, थोड़ा बहुत भी रहता है, वो टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं हम लोग। हाँ सर समझा। क्योंकि हम जो ये लगा रहे हैं ये हम लोग उसका लगा रहे हैं ना, इनफाइनाइट वायर के लिए लूप लगा रहे हैं, ये सब रिंग्स है ना, ऐसे करंट निकल रही है यहाँ अंदर जा रही है। हाँ सर समझा। तो हम लोग देखो अब निकालने जा रहे हैं बी ड्यू टू सोलेनॉइड। हमने मान लो यहाँ पे लिया है, करंट बाहर आ रही है और यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। यहाँ पे बी का डायरेक्शन इधर को है ना, क्योंकि अगर आप एक लूप की वजह से निकालोगे तो इसके एक्सिस पे बी इधर आ रहा होगा, और बाहर के साइड में बी जीरो लेना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा एक एम्पियर्स लूप ले लें ना, ये मान लो एम्पियर में ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, और इस पूरे ए बी सी डी के लिए ये लगा दें इंटीग्रल म्यू नॉट बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये मान लो आपने एल लेंथ ली हुई है, तो इसके अंदर करंट इनक्लोज कितना आएगा? सोलेनॉइड में हम लोग एन ले लेते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स आए होंगे? स्मॉल एन पीछे जो लिया था वही ले लिया यहाँ पे भी ना। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन इंटू एल कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए ना, एक टर्न में कितनी करंट है? आए ना, यहाँ पे करंट जो आ रही है हर टर्न से वो आए आ रही है। फिर बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालो, बी डॉट डी एल ए बी वाले पार्ट में कितना आएगा? बी इंटू एल आ जाएगा। बाकी सारे पार्ट में जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, बाहर बी है नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। फिर एल कॉमन हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई। तो अब देखो ये जो हमने बी निकाला, ये हमने डिस्टेंस नहीं देखा कि कहाँ निकाल रहे हैं अंदर, तो अंदर के हर पॉइंट के लिए यही वैल्यू आएगी। लॉन्ग सोलेनॉइड में अंदर हर पॉइंट पे बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई होगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो ये 5th एप्लीकेशन हो गया, बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड निकालना। अब एक और छोटा सा एप्लीकेशन बचा है, बी ड्यू टू टोरॉइड, तो वो यहीं पे कर देता हूँ, फिर ये एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। सबको डायरेक्शन वगैरह समझ आ पा रहा है ना? क्योंकि यार अब उतना सही से राइट हैंड थंब रूल बना के बता नहीं पा रहा हूँ। आइडिया लग पा रहा है ना सबको क्या बोल रहा हूँ डायरेक्शन के लिए? हाँ, 6th होगा टोराइड का। देखो टोराइड क्या होता है, अगर हम सिलेंडर को ऐसे सर्कुलर शेप का लें और इस पे वायर रैप कर दें, मतलब सोलेनॉइड ही है लेकिन स्ट्रेट सोलेनॉइड ना होकर के सर्कुलर सोलेनॉइड हो, कि यहाँ पे ज्वाइन, अरे यार ना, कोई तरह से हमने ऐसे वायर रैप कर दिया है और ये फिर कुछ सर्किट में एंड में कहीं कनेक्टेड होगा, करंट आ रही होगी, ऐसे पूरा घूम के जा रही होगी, फिर ना ये आगे का सर्किट का पार्ट कुछ अंदर बना होगा, वो मान लो अभी नहीं दिखाया गया है। तो हमें अब इस टोरॉइड की वजह से बी निकालना सीखना है ना। इसमें हम लोग मान रहे हैं कि टोरॉइड का जो रेडियस है, एवरेज रेडियस, वो कुछ आर है। हालांकि R1 R2 मिला करके R1 R2 के बीच का गैप बहुत कम है ना, तो हम लोग एवरेज रेडियस लगभग ले लेंगे R1 R2 लगभग। हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं अभी जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। तो अब देखो हमें यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो इसमें देखो जो भी लूप्स है, इन लूप की वजह से जो बी आता है वो ऐसे आता है, इसी ऐसे सर्कल में आता है। इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, एक मिनट। इसके अंदर जो बी आ रहा होगा ये ऐसे सर्कल में आता है, समझो ना। यहाँ पे बहुत सारे लूप रखे, तो हर एक लूप का ऐसे करके वो ऐसे सर्कल बन जाता है। तो अब अगर हमें इसके लिए एम्पियर लॉ लगाना होगा, तो अगर हम इस लूप के लिए लगाएं एम्पियर लॉ ना, इसके अंदर इस लूप के लिए एम्पियर लॉ, तो हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में डीएल भी ले लेते हैं ना। ये जो रेड लाइन है उस पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल कर रहे हैं। अब इसमें देखो करंट इनक्लोज कितनी आएगी, करंट कहाँ पे इनक्लोज होगी, यहाँ पे देखो इस टोराइड को हम ऐसे बना देते हैं। थोड़ा डायग्राम छोटा बना रहा हूँ, जगह नहीं है। यहाँ पे मान लो इधर से करंट बाहर निकल रही है, उल्टा दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लो बाहर जा रही है। तो यहाँ पे आप कोई भी लूप का बी देखोगे तो ऐसे जा रहा होगा, तो हमने यहाँ पर ऐसे एक ऐसे लूप ले लिया है और इसके लिए बी डॉट डीएल कर रहे हैं। तो अब इसमें कितने करंट इनक्लोज होगी, करंट इनक्लोज जो यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है ना, तो ये जितने ये टर्न्स आएंगे उतने हम मानेंगे ना। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन क्या है, कैपिटल एन से टोटल नंबर ऑफ टर्न दिखाते हैं।
और एक लूप की करंट आई है, तो हम बोल देंगे आई इंटू एन। फिर यहाँ पे हर पॉइंट पे बी सेम होगा, सबकी डिस्टेंस सेम है, तो बी डॉट डीएल को लिख देंगे बी डीएल, और डीएल डीएल सारा ऐड हो करके, अगर ये हमने इसका रेडियस आर लिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2 पाई आर। तो हमने ये टोरॉइड के अंदर b निकाल लिया ना, जहां r क्या है, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसकी सेंटर से डिस्टेंस ना। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है टोरॉइड की वजह से। आप इसको भी देखो, ये सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले से याद रख सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालें तो वो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न n है और टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर। तो ये n अपॉन 2 पाई आर को क्या बोल सकते हो, स्मॉल n बोल सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोरॉइड और सोलेनॉइड का फॉर्मूला सेम है। टोरॉइड का केस समझ आया सबको। टोरॉइड और लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बी वही सेम फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट एन आई। हाँ, रेडियस इक्वल ही पकड़ लिया, कोई जरूरत पड़ी नहीं थी ऐसे। हाँ, ये हमने अंदर ही निकाला है ना, अंदर के साइड निकाला है ये। यहाँ पे हमें बाहर कितना है ये जरूरत नहीं पड़ी निकालने के लिए ना, अंदर से ही काम हो गया ना। बाहर होगा भी तो हमने निकाला ही नहीं है वो, बाहर पूछा भी नहीं जाएगा, थोड़ा रहता है, ऐसा नहीं है जीरो है। तो अब देखो, हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मैंने शुरू में बताया था ना कि हमें दो पार्ट में स्टडी करना है, एक तो हमें बी निकालना और दूसरा बी के वजह से फोर्स निकालना। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, बी निकालने वाला। अब हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट जो पहले पार्ट से रिलेटिवली इजी है और ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
फोर्स निकालने वाला पार्ट। तो इसमें हम लोग 3 टाइप के केसेस में फोर्स निकालेंगे। एक तो कोई चार्ज मूव कर रहा है उस पर फोर्स निकालना, एक कोई वायर है करंट कैरिंग वायर उस पर फोर्स निकालना, और एक कोई करंट कैरिंग लूप है उस पर फोर्स निकालना। 3 केसेस हमें देखने रहेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, डिस्कशन का एक चीज डिस्कस करना था। डिस्कशन का मैंने यही सोचा है कि रेगुलर क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़े डाउट रहते हैं, कुछ को बहुत डाउट रहते हैं। तो डिस्कशन क्लास हम लोग अलग से ही क्लास लगाएंगे। जिनको कम डाउट रहेंगे वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेंगे। और डिस्कशन क्लास का हर वीक में एक बार शाम को डिस्कशन क्लास लगा दिया करेंगे ना। आज जैसे करंट का लगा रहा हूं, तो अब नेक्स्ट वीक में कैपेसिटर का लगा दूंगा। ज्यादा लगाऊंगा तो वो भी दिक्कत है। आज शाम को तो करंट का करना है ना, आज शाम को करंट का कर लूं, फिर नेक्स्ट वीक में कैपेसिटर का कर देंगे 5:30 पर ना। मैं अभी क्लास के बाद उसका लिंक भेज दूंगा ना, ग्रुप पे डाल दूंगा। वीक में एक ही डिस्कशन क्लास रखेंगे, उतने से हो जाएगा। जरूरत के हिसाब से अगर जब जरूरत रहेगी तो एक रख लेंगे। नहीं नहीं, पहले एक्सरसाइज 1-2 कंप्लीट होने दो सारे चैप्टर्स के ना। 3 के लिए फिर देखते हैं ना। 3 के लिए तो सब बच्चों को आना नहीं होगा, वो तो थोड़े से बच्चे आएंगे। 3 का अलग करेंगे। हाँ, 3 का मोस्टली तो व्हाट्सएप पे ही पूछो। अगर देखो, अगर करंट का एक्सरसाइज 2 में ज्यादा डाउट नहीं होंगे तो अपन देख लेंगे, 3 कर देंगे फिर डिस्कस। तो आप बताओ क्या किया जाए। करंट का अगर एक्सरसाइज 2 में डाउट कम है तो कैपेसिटर आज ही कर दें या 3 करें? कैपेसिटर कर लेते हैं फिर आज। करंट के बाद कैपेसिटर कर लेंगे, और 3 वाला डाउट तुम लोग अलग से ही पूछो। 3 के लिए 4-4 5-5 लोग ग्रुप बना के आओ, मैं अलग से उनको करा दूंगा ना। 3 के डाउट 4-4 5-5 लोग ग्रुप में आओ, उनको करा दूंगा। फिर आज शाम को कैपेसिटर भी कर लेंगे ना। अरे एक्सरसाइज 1 तो एटलीस्ट करो यार आज। इतने टाइम कब का दिया हुआ है कैपेसिटर का? जूम पे आओगे उमंग, और किधर आओगे? आज की क्लास का टाइम वही 5:30 है ना। चलो अब देखो, ये हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, वो अभी मत यहां मत पूछ भाई, वो अलग से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर नमन। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कोई चार्ज पे फोर्स निकालना। तो अगर कोई क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पे b और v के बीच में एंगल थीटा है, वो आज कितना होगा आसुमल, उससे डिसाइड होगा ना कि अगले हफ्ते फिर कैपेसिटर का कितना करेंगे। जो भी होगा आज भी होगा। अगर तेरा छूटेगा तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना, वो देख लेना।
तो कोई भी क्यू चार्ज अगर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जहां पे एंगल थीटा है, तो इस पे जो फोर्स लगता है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना, ये भी कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बी की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और बी और वी के बीच में जो एंगल था उसके साइन पे डिपेंड करता है। तो इनको मिला करके ये वैल्यू आ जाती है क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको देखा गया कि डायरेक्शन के साथ अगर लिखना है तो ऐसे लिखो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो वी क्रॉस बी करके निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है? फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इस फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे कैसे फोर्स लगेगा तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं, अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर चार्ज Q की वैल्यू निगेटिव होगी तो डायरेक्शन जो V क्रॉस B करके आएगा उसका उल्टा कर दोगे ना। V क्रॉस B से पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मिलेगा फोर्स का, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन। सपोज स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर B है और इसमें हमने कोई Q चार्ज लिया और उसको V स्पीड दे दी, उसका मास m है, तो इसका पाथ कैसा आएगा अब ना। अगर हमने ऐसे Q चार्ज को m मास के पार्टिकल को V वेलोसिटी दी और परपेंडिकुलर में यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, B जो है वो यूनिफॉर्म है, तो जैसे वो इधर को आप स्पीड दोगे इस पे फोर्स किधर लगेगा, यहाँ B हर जगह है ना, पूरे स्क्रीन में हर जगह B है, मैंने एक पॉइंट पे डायरेक्शन बताया है, हर जगह B है। अब जैसे मैं इसको स्पीड दूंगा इस पे फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B करो सब लोग ना, V के लॉन्ग राइट हैंड के फिंगर रखो और अंदर की तरफ कर्ल करो तो थंब ऊपर आ रहा होगा ना। अब देखो A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए ना, अगर अभी इतना नहीं निकाल पाओगे तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, अपने वेक्टर में बहुत पहले सीखा हुआ है ये सब ना। V क्रॉस B करोगे तो आपको ऊपर को डायरेक्शन ऐसे मिलेगा ना। तो मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा ये जो फोर्स होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसे सर्कल में आने लगेगा ना। जब यहाँ पे आएगा तो V इधर होगा, तो V क्रॉस B करोगे तो फोर्स इधर आएगा, मतलब हमेशा वो एक फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो होगा वो सर्कल में चलने लग जाता है। यहाँ पे एक चीज और हम लोग इधर नोट कर लेते हैं कि एक चीज यहाँ पे और नोट करना था कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है और परपेंडिकुलर टू फील्ड होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फोर्स V के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा V के परपेंडिकुलर होगा तो उसका अगर हम पावर निकालें इस फोर्स का, F डॉट V की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो आएगी ना। मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या कोई पावर सप्लाई कर सकता है ना। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पावर सप्लाई कर ही नहीं सकता है, मतलब वो वर्क कर ही नहीं सकता है। अब अगर वो वर्क कर ही नहीं सकता है क्योंकि हमेशा जो वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो वो वर्क कर ही नहीं पाएगा। अगर वर्क करेगा नहीं तो क्या कभी भी मैग्नेटिक फील्ड
किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है ना? ये कभी भी एनर्जी सप्लाई कर ही नहीं सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी एनर्जी का सप्लाई नहीं कर सकता। ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। ना मैग्नेटिक फील्ड जब वर्क नहीं कर सकता तो वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता। ये केवल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम आगे देखेंगे कि ये केवल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वो यूज हो जाता है इसका, लेकिन ये नेट एनर्जी कभी नहीं दे पाता। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला पॉइंट भी नोट कर लो, इधर जगह नहीं है तो यहीं पे लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड केवल एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है, वो कैसे कन्वर्ट करेगा मैं आगे समझाऊंगा। ना मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब एनर्जी को केवल कन्वर्ट करा पाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, ऐसे कुछ कन्वर्जन में हेल्प हो जाती है, बट नेट एनर्जी ये कभी नहीं दे पाते। हाँ, कभी भी नहीं भाई, ऐसा मजाक थोड़ी करूंगा कि कभी करेगा कभी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो ना, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वी है, तो वर्क कर ही नहीं पाएगा कभी भी ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने कोई क्यू चार्ज पार्टिकल को v स्पीड दे दी मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब वो उसी v स्पीड से यहाँ सर्कल में घूमता रहेगा, उसका v कभी चेंज नहीं करेगा। ये सबको समझ आ रहा है? स्पीड उसका कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा मिलेगा? ऐसे सर्कुलर मिल रहा होगा ना। अब अगर हम मान लो यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि ये कितने रेडियस के सर्कल में घूमेगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स देने का ना, क्यू वी बी साइन थीटा यहाँ 1 है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और वी स्क्रीन में है, स्क्रीन के प्लेन में है ना, तो साइन थीटा 1 आएगा। ये बराबर होगा mv²/r। तो इससे एक v कट जाएगा, रेडियस जो आएगा वो mv/qb आएगा। ठीक है, क्लियर है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका रेडियस हमेशा आएगा mv/qb, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे ओमेगा निकालें v/r ना, r को इधर कर दो, qb/m को उधर कर दो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर डालोगे तो उसका ओमेगा हमेशा फिक्स आता है, कितनी स्पीड से चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, मास दिया है, अगर ये वैल्यूज गिवन है तो कितना भी फास्ट फेंको स्लो फेंको उसका ओमेगा हमेशा फिक्स होता है qb/m। समझ आ रहा है सबको? एक Q चार्ज पार्टिकल का ओमेगा हमेशा qb/m आएगा। यहां तक नोट हो जाए तो बताओ।
अब देखो अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट आई है, ओमेगा इक्वल टू आया QB/m, तो इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? सर्कुलर पाथ पे अगर चलना है चार्ज पार्टिकल को, तो टाइम पीरियड हमेशा कितना आएगा? 2π/ओमेगा। तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/QB। मतलब हम चार्ज पार्टिकल को स्लो फेंकें या फास्ट फेंकें, उसको एक सर्कल घूमने में हमेशा सेम टाइम लगेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर मान लो हमने उसको फास्ट फेंका तो रेडियस बढ़ जाएगा, स्लो फेंका तो रेडियस छोटा हो जाएगा ना। लेकिन ये जो टाइम सर्कल में घूम के आने में लगेगा वो हमेशा सेम लगेगा। बात समझो, v ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा, तो बड़े पाथ पे घूम के आएगा। v कम करोगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा सेम लगेगा। देखो अभी हमने जो केस देखा उसमें क्या था, पूरे स्क्रीन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड था, और फिर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को स्पीड दे दी थी, तो उसका पाथ सर्कुलर आया और टाइम पीरियड वगैरह हमने निकाला। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो कि मान लो केवल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके इस साइड है, हाँ यहाँ पे जो हमने पीछे देखा वहां पे बी हर जगह था, मान लो। लेकिन अगर ऐसा दे दें कि बी केवल इस साइड है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बी नहीं है, फिर हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को v स्पीड दे दी ऐसे, तो अब क्या होगा? ये कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा ना, हमें बताना है कि फाइंड टाइम फॉर विच it will be in magnetic field ना। इस साइड में केवल बी और यूनिफॉर्म है, तो केवल हाफ टाइम तक रहेगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो इधर कहीं उसका सेंटर आ जाएगा ना। ये कुछ आप रेडियस निकाल लोगे mv/qb करके, अब इस r रेडियस के सर्कल में घूमेगा, और घूम के जब यहाँ आएगा तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम उसका r निकालेंगे, mv/qb करके आप निकाल लोगे कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे सेंटर है। ओमेगा निकाल लोगे qb/m करके, फिर टाइम आ जाएगा t/2 ना। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो गया, डेविएशन कितना आया उस चार्ज पार्टिकल के पाथ में, तो पहले वो इधर जा रहा था, बाद में इधर गया, तो 180 डिग्री। ये नोट हो जाए फिर बोल बता दो। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके राइट साइड में
और चार्ज पार्टिकल इस लाइन से थीटा एंगल पर एंटर करता है। तो अब हमें बताना है, 1 मिनट, पहला मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक रहेगा और उसके वेलोसिटी में कितने का डेविएशन आ जाएगा, डेविएशन इन पाथ। डेविएशन 2 थीटा और टाइम लग रहा है थीटा अपॉन 180। क्या बोल रहा है राज तू? थीटा अपॉन 180 का क्या सेंस है? थीटा रेडियन में ही है ना। अबे जब सब एसआई यूनिट में डाल रहा है तो थीटा डिग्री में कैसे आएगा? थीटा तो रेडियन में ही आएगा ना। थीटा ये रेडियन में ही डालो ना सब कुछ। ये दिया भी थीटा मान लो डिग्री में, रेडियन में ही है ना, सब एसआई यूनिट में ही दिया है। तो को जैसे चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर करेगा, जब चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर करेगा v वेलोसिटी से, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो मतलब सेंटर कहीं यहाँ आएगा ना। तो अब वो क्या होगा, ऐसे किसी पाथ पे वो जाएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद ऐसे निकल जाएगा। जब निकल रहा होगा तब भी फोर्स जो लगा होगा वो ऐसे सेंटर से के लॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? जब वेलोसिटी इधर को ऐसे इंटर करेगा तो उससे 90 डिग्री पे फोर्स इधर आएगा ना। अब आप देखो ये एंगल निकाल सकते हो कि ये कितने एंगल से रोटेट हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में, कितने एंगल से रोटेट हुआ। अगर हम इसको ऐसे ले लें, ये हमारा थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये थीटा आएगा ना, तो ये भी थीटा आएगा। सेम वे में से सिमेट्री से ऐसे जा रहा होगा तो ये भी एंगल थीटा आएगा ना। तो ये आप निकालोगे तो फिर से ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है ना कि कोई भी अगर हम एक सर्कल लें और उसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा ना। समझो ना आप, ऐसे
ज्योमेट्री वगैरह लगा के निकाल सकते हो, सेम आएगा वो एंगल। तो अब देखो पूरा ये कितना एंगल रोटेट हुआ है, यहाँ पर 2 थीटा एंगल रोटेट हुआ है। तो ये जितने ये रोटेट होगा उतना ही वेलोसिटी भी रोटेट हो जाएगी ना। वेलोसिटी देख लो, पहले इस वाली लाइन से इधर को थी और बाद में अब इधर को जा रही है, तो वो कितने अपने पाथ से रोटेट हुई। इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो इनिशियल ये पाथ था, फाइनल ये पाथ है, तो टोटल ये डेविएशन हुआ ना, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो टोटल कितना डेविएशन आया, 2 थीटा। ये बात सबको समझ आ रही है, टोटल डेविएशन आया 2 थीटा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हमें एंगल पता है कितना वो रोटेट हुआ है, 2 थीटा एंगल रोटेट हुआ है, तो टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम क्या होगा, 2 थीटा बाय ओमेगा। जब तक वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा था तब तक का ओमेगा कितना रहता है, क्यूबी बाई एम। तो ये हमारा टाइम आ गया 2 थीटा एम बाई क्यूबी। ये नोट हो गया। अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में Q की वैल्यू पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव होती तो क्या होता, चार्ज पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है बट निगेटिव चार्ज है, तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 डेविएशन कितना आया और टाइम कितना लगा। ये एंगल दिया है ना, ये थीटा एंगल दिया हुआ है। राज सब कुछ रेडियन में यहाँ दिया हुआ है, क्यों तू पाई बाय 2 पाई माइनस 2 थीटा आता है, पता नहीं क्या लिख रहा है तू। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, जब V क्रॉस B करोगे, V इधर है, क्रॉस B करोगे, B अंदर है, तो V क्रॉस B करोगे तो इधर को थंब जा रहा होगा, तो वो फोर्स किस पे लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे। बट ये निगेटिव है तो फोर्स इधर को लगाओगे ना, फोर्स यहाँ पे इधर को लग रहा होगा, तो मतलब इसका सेंटर इस बार कहीं इधर आएगा ना। तो अब ये क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा होगा, ऐसे पाथ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, समझ लो। तो अब डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, ये एंगल आप फिर से निकालोगे तो ऐसे सिमेट्री से थीटा आएगा। तो इस बार डेविएशन आप बोलोगे ये क्या हो रहा था, ऐसे जा रहा था फिर घूम करके पूरा ऐसे गया है, पहले वो इधर को जा रहा था
फिर इधर को गया, पूरा ऐसे घूमा है वो। नहीं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे डेविएशन बोलेंगे 2 पाई माइनस 2 थीटा ना, और ये किधर को बोलेंगे ऐसे, क्लॉकवाइज, या फिर 2 थीटा बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ना अगर वो पूरा ऐसे घूम के गया तो हम ऐसे बताते हो, चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट ऐसे घूम जाता था। और टोटल ये कितना एंगल घुमा है यहाँ सर्कुलर पाथ पे, ये एंगल आप निकालोगे तो ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा। तो वो सर्कुलर पाथ पे कितना एंगल घुमा है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वो सर्कुलर पाथ पे गया है 2 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन में ओमेगा। ये समझ आ रहा है ना, अगर ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, तो ये बाहर का एंगल टोटल वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। डागा अनम्यूट करके डाउट पूछो यार, तुम्हारे डाउट समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हेलो हाँ बोलो। सर, वो आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना t इज इक्वल टू 2 पाई m/क्यूबी, और लास्ट क्वेश्चन में आपने t इज इक्वल टू 2 थीटा m/क्यूबी किया है ना। हाँ तो हाँ फिर ऐसे वो मतलब 2 थीटा कैसे, क्या है 2 पाई रहना चाहिए था ना वो तो। हाँ, मैं तो कुछ भी कर देता हूँ। ये क्वेश्चन और इधर का जो सिचुएशन है, इसमें तुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है? इसमें बता कोई डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ पे बी कहाँ पर है, हर जगह है या कोई पर्टिकुलर रीजन में है? हर जगह। यहाँ हर जगह है, तो वो पूरे टाइम पे सर्कुलर पाथ पे गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देख बी केवल इधर के साइड है, तो वो इतना पार्ट पे ही सर्कुलर पाथ पे जाएगा ना, फिर सीधा चला जाएगा ना। तो अब जब अच्छा सर्कल अच्छा। कंप्लीट ही नहीं हुआ तो फिर वो वाला थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल वाला। हम्म, ठीक है सर, समझा। जितना एंगल घुमा उतना किया ना, पीछे 2 पाई एंगल घुमा था तो 2 पाई लिखा था, यहाँ थीटा एंगल घुमा 2 थीटा एंगल घुमा तो 2 थीटा लिखा है। हम्म। थैंक यू सर। हाँ, तो ठीक है, ये सब लोग समझ गए ना? ऐसे डाउट पे तो सही बात है यार, फाइन लगता है। अब चलो क्लास चलती तब लगाता है। नहीं नहीं, वेरी गुड डागा, वेरी गुड। श्लोक के लिए तो रिपीट नहीं करने वाला मैं। डागा तो ठीक है, वही पढ़ने वाला बच्चा है, तुझे तो तुरंत समझ आ जाना चाहिए था। अब एक और हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। देखो हमने ये देखा कि देखो, अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे परपेंडिकुलर फेंका ना, अगर कुछ v स्पीड से q चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर गया, तो ये हाफ सर्कल कब कंप्लीट करेगा, जब इधर का मैग्नेटिक फील्ड
तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कम से कम रेडियस के थिकनेस के बराबर होना चाहिए, तभी वो पूरा हाफ सर्कल तक फोर्स लगता रहेगा। लेकिन मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड कम रीजन में रहा, मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है ये डी की वैल्यू लेस देन रेडियस है, तो क्या हो रहा होगा, ये चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा और कुछ ऐसे पाथ पे जाएगा और यहां तक आते आते बी खत्म हो गया, तो अब यहां से ये निकल जाएगा सीधे। तो अगर आपको बताना है कि अब इस केस में पहला पार्ट डेविएशन कितना आया और दूसरा पार्ट टाइम कितना लगा, मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइम तक वो रहा। क्वेश्चन सबको समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड इस बार केवल इतने रीजन में है, डागा तू अच्छे से समझ ले, इतने रीजन में है। इस बार मत बोलना कि इस बार 2θ बाई पाई एम क्यों नहीं किया, इस बार केवल इतने रीजन में ना, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। और डी जो थिकनेस है वो रेडियस से कम है ना, रेडियस मतलब mv बाई क्यूबी। हाँ सही है सही है। देखो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे, जब v ऐसे इंटर कर रहा है, वेलोसिटी अगर इधर को इंटर कर रहा है तो उससे 90 डिग्री पे इधर कहीं सेंटर आ जाएगा ना, यहाँ कहीं लेते हैं ऐसे सेंटर, तो ये रेडियस हो जाएगा ना। तो आर रेडियस के सर्कुलर पार्ट पे वो ऐसे मूव करेगा, ये रेडियस है ये रेडियस है। आर की वैल्यू कितनी होगी, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में तब तक तो वो सब कुछ फॉलो होगा ना जो हमने पीछे पढ़ा था, mv बाई क्यूबी। ये कुछ थीटा एंगल यहाँ पर ऐसे गया। अब ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये डिस्टेंस डी है नहीं ये आर है, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज डी बाई आर ना। अगर डी दिया रहेगा आर हम निकाल लेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो अब थीटा आ गया तो डेविएशन कितना बोलेंगे ना, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी अब इधर हुई है, तो ये जितना एंगल होगा वही डेविएशन है ना। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है ना, ये टेंजेंशियली निकलेगा ना यहाँ से, तो ये 90 आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। तो यहाँ पे डेविएशन हम बोल सकते हैं कितना हुआ है, थीटा। हमेशा ध्यान रखो जितना रेडियस का एंगल आता है उतना ही वेलोसिटी का भी एंगल आता है ना, जितने एंगल से रेडियस घूम जाता है उतने एंगल से वेलोसिटी भी घूम जाती है। तो डेविएशन आ गया पहला पार्ट, थीटा की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे। दूसरे पार्ट के लिए टाइम निकालना है तो डेल्टा बाई ओमेगा ना, थीटा बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, क्यूबी बाई एम। समझ आया सबको क्या क्या किया है? देखो अभी हमने पहला केस पढ़ा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो क्या होगा ना। हमें इसमें दो केस और पढ़ने हैं, एक जब वो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग मूव कर रहा है तो क्या होगा,
और एक उससे कोई एंगल पे मूव कर रहा है तो क्या होगा ना। टोटल 3 केसेस हमें पढ़ने हैं। एक में जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किया, दूसरा केस में बी और वी एक ही डायरेक्शन में है, और तीसरा केस पढ़ेंगे जब बी और वी कुछ एंगल पर हैं। तो ये वाला केस आज हो गया। अब अगले क्लास में हम ये 2 केस करेंगे ना। ये सब बहुत सिंपल सिंपल है। यहाँ पे अब ज्यादा आपको डायरेक्शन का भी नहीं ध्यान रखना पड़ेगा। आराम से v क्रॉस b करके डायरेक्शन मिल जाएगा तो आप सोच सकते हो। मतलब पीछे वाले पार्ट से ये वाला पार्ट इजी पड़ता है। होमवर्क अब देख लेते हैं। होमवर्क में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेना, और बीच में कोई भी अगर सॉल्व एग्जांपल रह गया इन टेक्स्ट 3 तक का तो वो कंप्लीट कर लेना। और फिर नेक्स्ट में इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 के बाद का है थैंक यू राज भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया। इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12, ये 2 इलस्ट्रेशन लगा लेना ना। एक्सरसाइज 1 शुरू कर दो करना। एक्सरसाइज 1 में डाउट अभी नहीं डिस्कस करूंगा, वो अलग से लास्ट में ही करूंगा। अभी इन टेक्स्ट के डाउट करेंगे हम लोग क्लास में। लेकिन आप ऊपर जो चार्ज वो पढ़ोगे ना एक्सरसाइज में हेडिंग, तो समझ आ जाएगा। जो भी फील्ड निकालने वाले क्वेश्चन है सब आप ट्राई कर सकते हो। सॉल्यूशन सेंड कर चुका हूं। ठीक है, फिर अब शाम को क्लास रहेगी 5:30 बजे, जिसमें करंट का हम लोग एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेंगे, और फिर कैपेसिटर का भी डाउट स्टार्ट कर देंगे आज ही। मीटिंग आईडी अभी तुरंत सेंड करता हूँ ना। 5:30 पे, 5:30 पे अभी ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ ना। अरे वाह, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना 1 मिनट का।